हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, विच इज़ व्हाट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, पिछले एक वीक से थोड़ा सा क्लासेस जो लॉन्ग जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। शॉर्ट्स मेरे कंटिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी थी। चलिए वापस से शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। ओके, तो हमने इससे पहले पूरा रेस्पिरेशन अच्छे से समझा है। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, दोनों में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रेशर का रोल है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अभी वॉल्यूम भी समझना है और बहुत अच्छे से समझना है। पहला ले लेते हैं, विच इज़ टाइडल वॉल्यूम। The volume of air inspired or expired during a normal respiration. It is approximately 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे कि अभी हम इस वक्त जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। इस नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना इनहेल कर सकते हैं या कितना एक्सेल कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 500 ml होती है। ओके, और अगर हम इसको पूरा काउंट करें तो ये हो जाएगी हमारी इंस्पायर हेल्दी मैन की 6,000 to 8,000। ओके, नाउ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे जोर से आप फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं, विच इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। दिस इज एवरेज अराउंड 2,500 to 3,000। ठीक है, ये इतनी होती है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन वही प्राणायाम के थ्रू आप फोर्सफुली कितना एक्सेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज अराउंड 1,000 to 1,100। ध्यान रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। इट इज़ 2,500 to 3,000 एंड इट इज़ 1,000 to 1,100। अब देखिए आपने क्या किया, एक्सपायरेशन कर दिया, बट एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग में थोड़ी एयर रह जाती है, विच इज़ कॉल्ड दी रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस इज एवरेज अराउंड 1,100 to 1,200 ml. So by adding up a few respiratory volume described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. तो इसको हम बाद में बात करते हैं, पहले हम सारी वॉल्यूम को इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम को हम कहाँ कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है जिसमें ये क्या दे रखा है, ये सब वॉल्यूम्स दे रखी है ना, वॉल्यूम, राइट। तो 0, फिर 2.5 ml, तो यहाँ पे 1.25 है, 3 है, लाइक है ना, जैसे हमको ये पूरा दिखाना है ऐसे ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एंड 5। ओके, अब आप यहाँ पे बात की टाइडल वॉल्यूम, तो नॉर्मल ब्रीदिंग का, तो कैन यू सी दिस टाइडल वॉल्यूम, राइट। ओके, दिखाई दे रहा है टाइडल वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया, 500 ml। तो 2.5 से 3, 500 ml। अब आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया तो देखिए आपकी वेव्स जा रही है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस, एंड फिर आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया IRV, तो 3 to 5 यानी कि 2,000 आया है। आप इसकी जगह यहाँ पे 2,500 to 3,000 भी हमें दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो क्या हुआ, ये जो मिडिल का वॉल्यूम है इसके नीचे का ये वाला जो है, दिस इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ERV ये अराउंड 1,100 to 1,100 है, उतना ही वॉल्यूम आपका आ रहा है, 2.5 से 1.25 अराउंड समवेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं RV, जो रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कितनी यहाँ पे आपको दिखा रखी है, अराउंड 1,250 ml होगी, राइट। तो इट इज़ दी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम्स की बात हुई, समझ में आया यहाँ तक, दीज ऑल आर द वॉल्यूम्स। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं, लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स। ओके, क्लियर। नाउ अब है कैपेसिटीज़। अब कैपेसिटीज़ क्या होती है, इन्हीं वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो हमें कैपेसिटीज़ मिलेगी। पहला कैपेसिटी देखते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मैंने नॉर्मल किया, नॉर्मल इनहेलेशन किया और फोर्सफुल इनहेलेशन किया। क्या, मैं एक नॉर्मल इनहेलेशन भी कर सकती हूँ यानी कि टाइडल वॉल्यूम भी ले सकती हूँ, और मैं फोर्सफुल भी कितना लंग में ले सकती हूँ।
ठीक है, क्योंकि आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद भी आप फोर्सफुल इनहेलेशन जितना भी कर सकते हो, दैट इज़ योर कैपेसिटी कि लंग आपका इतना मैक्सिमम वर्कआउट कर सकता है. सो total volume of air a person can inspire even after normal expiration. This include tidal volume and inspirative volume which is TV and IRV is equal to IC. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे IC, तो देखिए IRV और TV को ऐड ऑन करके हम नीचे तक एरो ले आए हैं IC का. डिड यू गेट इट? क्लियर है? ठीक है. फिर आ जाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये भी वही वाली बात है. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन. नॉर्मल ब्रीद इन किया, नॉर्मल ब्रीद आउट भी जितना भी कर सकते हैं, उसके बाद फोर्सफुल भी ब्रीद आउट हम कितना कर सकते हैं. दिस इज योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी. तो देखिए टाइडल वॉल्यूम को इसके साथ और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करके हम बोल सकते हैं इसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. समझ आया? ठीक है. फिर आ जाते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, capacity. Functional residual capacity. Now volume of air that will remain in the lung after normal expiration. अब देखिए हमने इनहेलेशन किया, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा, यानी क्या निकला मेरा टाइडल वॉल्यूम निकला. मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी मैं फोर्सफुली कितना कर सकती हूँ और उसके बाद मेरे लंग में भी कितना बचा रह सकता है. ठीक है ना, कि मतलब टाइडल वॉल्यूम करने के बाद ERV मेरे पास बचा हुआ है अभी फोर्सफुल एक्सपायरेशन वाला, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम भी बचा है. तो ERV and RV is known as the functional residual capacity. So it includes the volume of air that will remain in the lung after a normal expiration and it include ERV plus RV. समझ आई ये बात? अब आ जाते हैं वाइटल कैपेसिटीज. मतलब क्या? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. मैंने क्या किया? फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया. ठीक है. उसके बाद मैं मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ब्रीद इन कर सकती हूँ. ठीक है. तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ये? ERV, TV एंड IRV. और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन. अब क्या कहना चाह रहा है? देखो मैंने क्या हुआ, मैक्सिमम वो कह रहा है कितना पर्सन ब्रीद इन कर सकता है. मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया. अब इसके बाद मैं ब्रीद इन करूँगी. अब मैं कितना मैक्सिमम ब्रीद इन कर सकती हूँ? मैं टाइडल वॉल्यूम कर सकती हूँ, मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन कर सकती हूँ, और मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला भी वॉल्यूम ब्रीद इन कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं एक्सपायरेशन करूँगी तो मैं ये निकाल सकती हूँ ना ERV. समझ आ रही है बात? ऐसे ही मान लो मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया. अब मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर IRV है, मेरे अंदर TV भी है और मेरे अंदर ERV है. समझ आ रही है? फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया. समझ आई बात? ठीक है. तो वो वही बोल रहा है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना ब्रीद इन कर सकते हो, या फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना ब्रीद आउट कर सकते हो. गॉट इट? तो इसमें आपका तीनों टोटल हो जाता है, दैट इज द ERV, TV एंड IRV. तो देखिए IRV, TV, ERV, तो ये आपका VC हो गया वाइटल कैपेसिटी, जिसमें ERV, ओके, TV एंड IRV तीनों इंक्लूड हो गए आपके. समझ आया? फिर आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी. मतलब क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन. मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया. अब मेरे लंग के अंदर क्या क्या है? मेरे लंग के अंदर IRV है, मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया. मेरे पास टाइडल वॉल्यूम भी है, मेरे पास ERV भी है, क्योंकि जब मैं एक्सपायरेशन करूँगी तो मैं यही तो लंग के अंदर भी से निकालूंगी ना, तो लंग के अंदर है ये. एंड इवन एक्सपायरेशन करने के बाद में मेरे पास क्या बचा रह जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम बचा रह जाएगा. यानी कि सब कुछ है मेरे पास फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद. और इसको कंबाइनली हम बोल देते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. यू कैन सी द एरो कंप्लीट, सबको इंक्लूड कर लेगा. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर. ओके, आई एम सो सॉरी, इसको आप 6 करिए. आई एम सॉरी, ये 6 होना चाहिए, इट शुड बी 6 समवेयर. ओके, तब ये प्रॉपर ले लेगा उसको वॉल्यूम को. ठीक है. So accommodated in the lung at the end of forced inspiration. This include ERV, ERV, TV and IRV और vital capacity plus residual volume. ये भी बोल सकते हैं. So I hope इस ग्राफ के थ्रू आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कौन सी वॉल्यूम कहाँ है, कैपेसिटीज़ कहाँ हैं. क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम का अमाउंट भी पूछ लिया जाता है, या कैपेसिटीज़ किस किस की बनी होती है वो भी पूछ लिया जाता है. कैसे भी उसको कहीं भी घुमा के पूछ सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. नाउ
अब देखिए हमने ब्रीद इन किया तो हमारे पास एयर किधर गई, एल्वेलाई में गई। सो वो बोल रहा है कि एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सबसे पहले यहीं पे ही गैस का एक्सचेंज होता है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक तो होता है किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होता है, और फिर ब्लड इस ऑक्सीजन को जब लेके जाएगा टिश्यू के पास तो ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा, ठीक है ना। सो O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में वही है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जो ज़्यादा है वो कम की तरफ जाएगा, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Solubility of gas as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. Definitely अगर membrane thick होगी तो diffusion rate कम हो जाएगी। प्रेशर कितना है, ग्रेडियंट कितना, उसके बेस पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन रेट क्या होगी। Now pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas is called the partial pressure. सिंपल सी चीज़ है, एक इसमें बहुत सारी गैस है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अब इसमें मैं सिर्फ O2 का, हर गैस प्रेशर पुट करती है, O2 का पूरे गैस पे, मिक्सचर ऑफ गैस पे क्या प्रेशर पुट कर रहा है, इंडिविजुअल प्रेशर, विच इज़ कॉल्ड दी पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P, हम P लगा देंगे, PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. So partial pressure of these two gases in the atmosphere air and the two sites of diffusion are given in the table 17.1 and in figure 17.3. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. ओके तो देखिए यहाँ पे एक पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है सबका। रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सी है, O2 CO2। एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना है 159, CO2 का 0.3। ओके नाउ एल्वेलाई में जैसे ही पहुँचता है 104 इसका पार्शियल प्रेशर रहता है, हेयर इट इज़ 40। ओके क्योंकि अभी ये आ रहा है, राइट। अब ब्लड, जो ब्लड लेकर आ रहा है ना, वो जो ब्लड है वो अभी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है एंड CO2 का प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये तो इधर मूव करेगा और ये इधर एक्सचेंज होने लग जाएगा। अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और अब इसमें 95 हो गया ऑक्सीजन का प्रेशर एंड CO2 40 हो गया 45 की जगह, ठीक है ना। अब ये ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, तो टिश्यू के पास क्या है, O2 का प्रेशर कितना है 40 है, तो O2 इधर चला जाएगा टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास CO2 का 45 है, तो ये टिश्यू से निकल के वापस ब्लड में आ जाएगा। ये ब्लड अगेन इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड, जो वापस आएगा लंग के पास अगेन एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा है कि सिमिलरली a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissue to blood and then blood to alveoli, है ना। O2 का होगा alveoli to blood, blood to tissue, CO2 का होगा tissue to blood, blood to alveoli। ओके दोनों ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in the partial pressure is much higher कंपेयर टू दैट ऑफ O2, ठीक है। CO2 की डिफ्यूज़न प्रेशर बताइए, डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। तो देखिए इसको ही वापस हमने टेबुलर फॉर्म को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि एल्वेलाई में आया, ये एल्वेलाई है, दिस इज होल एल्वेलाई, इसके अंदर O2 कितना है 104 एंड CO2 कितना है 40, ठीक है ना। तो अब ये जो ब्लड आया है, इस ब्लड से एक्सचेंज हो गया, O2 इसमें चला गया, CO2 यहाँ चला गया। ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा वापस से लेफ्ट एट्रियम में, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो, ठीक है। वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हार्ट को, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होने के लिए जाएगा, ठीक है ना। अब ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा टिश्यू पर। जब ये ब्लड जा रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी या सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पे PO2 कितना है 95 एंड CO2 कितना है 40। जब टिश्यू में, बॉडी टिश्यूज़ में जा रहे हैं, टिश्यूज़ में क्या है, PO2 40 है एंड PCO2 45 है, तो यहाँ पे अगेन एक्सचेंज हुआ, CO2 ब्लड में चला गया और ब्लड से ये O2 टिश्यू में आ गया। अब जो ब्लड वापस जाएगा वो कहलाएगा सिस्टमिक वेन्स वाला, विच इज़ कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पे ये वाला प्रेशर रहेगा। Now this goes to the right atrium से it will goes to the right ventricle
एंड राइट वेंट्रिकल से अगेन pulmonary artery की it will go towards the lungs. Here again exchange of gases takes place and this is how the blood get purified. Okay, तो वही बोल रहा है कि जो डिफ्यूज़न हो रहा है, सो द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज मेड अप. तो देखिए ये तो एल्वेलाई हो गया है ना, ये तो क्या हो गया, एल्वेलाई हो गया. ये जो है आपको दिखा रखा है, दिस इज ब्लड कैपिलरी और उसके बीच में ये थोड़ा सा गैप है. इस तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, नेमली द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई. तो इसकी जो है एल्वेलाई की वॉल है 1 सेल थिक है और ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है. तो ये वाली जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, दिस इज स्क्वामस, जिसको इन्होंने मार्क भी कर रखा है. ओके, देन द एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलाई कैपिलरीज. अब जो ये कैपिलरीज है इसकी जो वॉल है दिस इज एंडोथीलियम, ठीक है, ब्लड की कैपिलरीज एंड द एंडोथीलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन दैम. और इनके बीच में जो गैप है विच इज़ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो किस किसका बना है, ये बना है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दिस इज दी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कॉम्पोजिशन हमेशा याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. Now however it is total thickness is much less than a millimeter, इतना कम thickness है. Therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and then of CO2 from tissue to alveoli. ठीक है, इस तरह से इसमें exchange हो जाएगा. So are you clear with this thing? Okay, तो I think यहाँ तक आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, और बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं, ठीक है. यहाँ तक आप थोड़ा सा रिवाइज करके रखना, कोई भी डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर बताना. ओके, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी, कीप बी मोटिवेटेड एंड योर एग्जाम्स आर नियर बाय, तो एकदम फुल जोश में आ जाओ. ओके, बाय बाय, टेक केयर.